तो देखो बेटा, वेव क्या है पहले इस बात को समझते हैं। मान लो कि अपन एक तालाब के पास खड़े हैं, एक पॉन्ड के पास खड़े हैं। ये पॉन्ड है। आप यहाँ पर एक पत्थर को मारते हैं। तो अगर एक पत्थर को मारते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक रिपल्स फॉर्म होता है और वो आगे की तरफ धीरे धीरे प्रोपोगेट करता है, अपन देखते हैं। तो अपने को कैसा लगता है कि यहाँ से कुछ एनर्जी आगे की तरफ बढ़े जा रही है। अपने को दिखता है कि एक एनर्जी आगे की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। बट अगर आप वहां पे ध्यान से देखना, मान लो कोई पत्ता है तो पत्ता आगे नहीं बढ़ता, पत्ता वो ऊपर नीचे ही होता रहता है। बट अपने को लग रहा है क्या, एनर्जी आगे की तरफ जा रहा है। यानी कि वेव में क्या हो रहा है कि एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा है, बट वो जो पत्ता है वो वहीं पे है। इसका मतलब क्या है, जो वहां का पार्टिकल है वो वहीं पे है। ठीक है। तो वेव को अगर हम लोग थोड़ा सा और फील करें, दूसरा भी फील करते हैं, मान लो साउंड वेव की भी बात करते हैं अगर हम लोग, है ना। फिलहाल चलो साउंड वेव की ही बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं तो होता क्या है। मान लो आपने एक स्पीकर लगाया, ये स्पीकर है अपने पास, है ना। ये स्पीकर है अपने पास। तो ये स्पीकर लगाया। अब स्पीकर को यहां पर यहां पर एक गैस का पाइप लगा दिया है हम लोगों ने, जिसमें मान लो साउंड पार्टिकल या एयर पार्टिकल ही है। एयर पार्टिकल्स ही हैं, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं। तो नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल टाइम में ये एयर पार्टिकल आराम से रह रहे थे। अब क्या हुआ, आपने यहां पे स्पीकर में साउंड को चलाया। साउंड को चलाया तो यहां से एनर्जी आया। ये एनर्जी आने के कारण यहाँ वाला जो पार्टिकल था वो आगे की तरफ गया, ये पार्टिकल आगे की तरफ गया, ये पार्टिकल आगे की तरफ गया। और यहाँ का पार्टिकल रुका हुआ था तो इसने अपना एनर्जी इसको दिया, इसके अपना एनर्जी इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया आगे वाले को। अब देखो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद जब एनर्जी दिया तो दूसरा पार्टिकल पीछे आ रहा होगा। तो क्या होगा कि कई जगह पे ऐसा होगा जहां पर पार्टिकल एक दूसरे के पास होंगे, और कई जगह पे ऐसा होगा जहां पर एक पार्टिकल पीछे आ रहा है, दूसरा पार्टिकल दूर जा ही रहा था। ठीक है। तो कई जगह पे ऐसा होगा जहां पर कंप्रेशन है, ये वाले जगह पे बहुत सारे पार्टिकल और यहाँ पर बहुत कम पार्टिकल है। तो ऐसा साउंड वेव प्रोपोगेट करने लगा। साउंड वेव ऐसे 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 आगे 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 प्रोपोगेट करेगा। ठीक है। तीसरा आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, तीसरा एग्जाम्पल देखें। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि मान लो अपने पास जिम में कोई आदमी है जो कि एक स्ट्रिंग को पकड़ता है, एक रस्सी को पकड़ता है। उस रस्सी को अब वो थोड़ा सा झटका देता है। उस रस्सी को अगर वो थोड़ा सा झटका देता है, मान लो वो एक वेव या फिर एक पल्स को जनरेट करता है। तो पहला क्या हुआ, ये पल्स को जनरेट हुआ। अब ये रस्सी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यही वाला पल्स आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा। नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हो, एक बड़ा सा क्लोथ लो और उसके दो एंड को पकड़ो और आप दोनों, दो लोग जो हो साइड में वो झटका दो, या फिर एक झटका दो एक रुका हो, आपको दिखेगा कि वो वेव के जैसा आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये किसमें, ये स्ट्रिंग में वेव है। यह क्या था, साउंड वेव है। और यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, जब आपने पार्टिकल को थ्रो करा तो यहां पर भी एक वेव जनरेट कर रहा। बट यहां पर ये सभी एग्जाम्पल में अभी क्या देख रहा कि वेव को आगे जाने के लिए क्या जरूरी है, मीडियम पार्टिकल जरूरी है। तो क्या वेव को जाने के लिए मीडियम पार्टिकल जरूरी है, क्या ये सही बात है कि हर वेव का प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम पार्टिकल की जरूरत होती है। अब ये कंफ्यूजन बहुत भयंकर है कि सर क्या हर वेव, जितना भी वेव होगा, क्या उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम पार्टिकल चाहिए क्या? आंसर इज नो। जो लाइट है अपना वो भी एक वेव है। आपको 12 में पढ़ाऊंगा कि न्यूटन ने जब बोला था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, लाइट एक पार्टिकल नेचर है ना। तो वहां पर सबसे उसके बाद हाइगन आए थे, हाइगन ने बोला था ये वेव है, बट हाइगन की गलती ये थी कि उन्होंने बोला था ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होगा बेटा, जो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं कि मीडियम पार्टिकल की जरूरत है। तो अभी जितने इससे पहले के एग्जांपल दिए थे हम लोगों ने, सब मैकेनिकल वेव थे, मतलब वेव को ट्रैवल होने के लिए मीडियम पार्टिकल चाहिए, तभी वेव आगे की तरफ जाएगा। बट जो अपना लाइट है, अब स्पेस में क्या है, वहां पे वैक्यूम है, तो लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर रहा, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, स्टिल वो ट्रैवल कर रहा। तो ईएम वेव कहलाया वो। तो ईएम वेव जो अपना है, वेव जिसके कैटेगरी में, या जो लाइट है अपना, वो एक ईएम वेव है और उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। फिर आएगा मैटर वेव। तो मैटर वेव में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण भी वेव पार्टिकल या वेव नेचर देखा जाएगा।
ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ मैकेनिकल वेव पढ़ने वाले हैं। अब अगर बात किया जाए तो वेव है क्या? वेव, किसको वेव बोलेंगे? तो वेव में एक बात हम लोगों ने नोटिस करा था कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था। तो वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। इसको थोड़ा और डिटेल से हम लोग थोड़ी देर में समझने वाले हैं। मीडियम पार्टिकल या कई बार मीडियम कंपोनेंट भी बोल दिया जाता है, मीडियम पार्टिकल और मीडियम कंपोनेंट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं बेटा, इसको और जरा फील किया जाए कि यहाँ पे मीडियम पार्टिकल क्या हुआ, है ना? विदाउट बाय ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ठीक है, एक और थोड़ा सा याद करो, पत्ते का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, तो वो पत्ता बस ऊपर नीचे कर रहा था। तो वहां का जो पार्टिकल है, वहां का जो पार्टिकल, अब देखो, चलो स्ट्रिंग वेव भी आप देखो, तो ये अगर पार्टिकल है ना, मान लो आप जिम गए, चलो इसको और हम थोड़ा अच्छे से और जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में घुसते हैं। मान लो आप जिम गए, है ना, जिम में आपने एक वेव जनरेट करा, ठीक है। तो आप देखते हैं स्ट्रिंग का ये आगे की तरफ जाता रहता है, स्ट्रिंग, है ना? तो क्या स्ट्रिंग का पार्टिकल भी आगे जाता है क्या? सोचो अगर कैसा होता है, स्ट्रिंग का पार्टिकल होता, आगे जाता रहता, तो आपने आपने जैसे ही स्ट्रिंग को यहां से झटका दिया तो ये स्ट्रिंग आगे की तरफ चला गया, आपके हाथ में कुछ नहीं बाकी रहा। ऐसा तो नहीं है, अपने को दिख रहा है ये कुछ आगे जा रहा, आगे जा रहा, बट यहाँ का जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ही कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल ऊपर नीचे ही कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल ऊपर नीचे ही कर रहा। मतलब एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा बट पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना? तो इस बात को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वेव इज वेव वेव इज वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मीडियम पार्टिकल, थ्रू मीडियम पार्टिकल, but but there is no transfer of, there is no transfer of medium particle, मीडियम और पार्टिकल, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कितनी अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब सी बात है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा बट पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये है वेव, कि यहां पर एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है बट पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इन वेव, इन वेव, कलर चेंज कर लिया जाए, इन वेव along with energy, along with energy, energy momentum is also get transferred, momentum is also transferred in wave along with energy, momentum is also transferred। तो एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है वेव में। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, जो अपना वेव होगा उसके पास तीन चार चीजें होनी चाहिए। पहला, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड,
यानी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड के बराबर आएगा। दूसरा है टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों साथ साथ, टाइम पीरियड। तीसरा तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और चौथा वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो किसी भी वेव को बताने के लिए ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, देन एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। ठीक है, आइए, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव। वेव कितने टाइप के होते हैं? तो वेव तीन टाइप के होते हैं। पहला मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, तो पहला टाइप है मैकेनिकल वेव, जिसके बारे में अभी हम लोग लिखेंगे। दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तीसरा टाइप है मैटर वेव, मैटर वेव। तो वेव तीन टाइप के हैं, पहला है मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा है मैटर। तो मैकेनिकल वेव क्या होंगे? जो एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने देखे थे, हर में क्या था, मीडियम पार्टिकल चाहिए था। तो ऐसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल चाहिए होती हैं, वो कहलाता है मैकेनिकल वेव। ठीक है, लिखते हैं इस बात में। तो दिस टाइप ऑफ वेव, दिस टाइप ऑफ वेव रिक्वायर्स, requires a material medium, a material medium, material medium for their propagation, material medium for their propagation, for their propagation। अच्छा, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये जो वेव है, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते, सो दे कांट ट्रैवल इन वैक्यूम, they can't travel in vacuum, they can't travel in vacuum। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक साउंड वेव, साउंड वेव, बहुत अजीब लगता होगा ना। अभी मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा। मान लो मैं इस रूम को बंद कर दिया, इस रूम से ऑक्सीजन वगैरह मैंने लगा रखा है, और पूरा हवा निकाल दिया, किसी तरह से पूरा हवा निकाल दिया, तो मैं कितना भी जोर से चिल्ला लूं, कितना भी जोर से चिल्ला दूं, आप मेरे सामने ही क्यों ना हो, आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। ठीक है, तो साउंड वेव। दूसरा वेव ऑन स्ट्रिंग, वो धागा वाला, वेव ऑन स्ट्रिंग। ये बेसिक दो एग्जांपल ज्यादा पॉपुलर हैं मैकेनिकल वेव के लिए, तो वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। तो ये वैसे वेव हैं, दीज टाइप ऑफ वेव, वेव do not require, these type of wave do not require, do not require। तो ये वो वेव है जो जो मीडियम को रिक्वायर नहीं करते। सो दिस टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, एनी मीडियम, एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लाइट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लाइट, एक्सरे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे या रेडियो वेव, रेडियो वेव, यूवी रे भी आप बोल सकते हैं, ये सब। नेक्स्ट इज मैटर वेव,
मैटर वेव। ठीक है, तो ये वो वेव है जो कि मैटर यानी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये वेव ऐसे हैं, मैटर वेव्स आर द वेव, आर द वेव, आर द वेव which are which associated which associated with constituent of matter of matter such as electron, proton, न्यूट्रॉन। इसके बारे में भी हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईएम वेव एंड मैटर वेव ये हम लोग 12 में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल आपने बचपन में करा होगा, है ना, साउंड वेव के लिए। आप यहां से कप जैसा रखते थे, कप जैसा रखते थे, है ना, कई बार नारियल को थोड़ उसको काट के भी हम लोग रख देते थे, यहां से एक धागा बांधते थे, और यहाँ पर भी हाँ सर, स्ट्रिंग किया है पोल। ये। किया है ना, हाँ। किया है ना। इधर से बोलते थे, हमें सुनाई देता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम पार्टिकल, और बाकी की जनता नहीं जाना था, तो हम लोग बहुत खुश होते थे क्योंकि यहाँ पे मीडियम पार्टिकल है और ये सॉलिड है, तो यहाँ पे साउंड का प्रोपोगेशन पॉसिबल ज्यादा फास्ट है। ठीक है, सुना होगा, बचपन में किया भी होगा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव के टाइप कितने हैं? देख बेटा, मैकेनिकल वेव हम लोगों ने दो चीज देखा, याद है क्या? अभी नीचे ड्रॉ करता हूं। एक तो था साउंड वाला, कि साउंड स्पीकर यहाँ पर है, स्पीकर से साउंड निकला तो इसको मीडियम चाहिए पार्टिकल को। और दूसरा क्या देखा था? स्ट्रिंग वाला देखा था, है ना, स्ट्रिंग पार्टिकल। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। तो जो वेव है अपने पास मैकेनिकल वेव, वो दो टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप मैकेनिकल वेव का है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, देख ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है ना, इसका मतलब समझते हैं। मान लो अपने पास ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम लोगों ने एक वॉल से फिक्स कर दिया है ना, ये स्ट्रिंग में वेव जनरेट हुआ। तो अब वेव का जो पार्टिकल है बेटा, अपने को पता है वेव का एनर्जी किधर जा रहा, एनर्जी आगे की तरफ जा रहा, और जो यहाँ का पार्टिकल है वो कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा? ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल का ऑसिलेशन एंड एनर्जी प्रोपोगेशन दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसी को बोला जाता है क्या? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? दीज आर द वेव, दीज आर द वेव in which the medium particle, in which the medium particle, in which the medium particle oscillates, in which the medium particle oscillates perpendicular, in which the medium particle oscillates perpendicular to the direction of wave propagation, वेव प्रोपोगेशन। तो एनर्जी जहां प्रोपोगेट कर रहा है वही डायरेक्शन वेव का डायरेक्शन है, तो हम लोग ना लिखकर एनर्जी की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इस टाइप के वेव को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल है क्या? स्ट्रिंग वेव या वेव
ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग। अच्छा, दूसरे पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्या है अपने पास? दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, चलो जरा इसको ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये अपने पास पाइप है और यहां पर सपोज हम लोग इसको कंप्रेशन एक्सपेंशन दे रहे हैं, इसको आगे पीछे कर रहे हैं, है ना, ये वेव जनरेट कर रहा इन साउंड स्पीकर के जैसा ही। दूसरा एक पिस्टन अरेंजमेंट रख दिया, तो अभी क्या होगा? कुछ ऐसे ऐसे जगह होंगे जहां पर वेव पार्टिकल बहुत पास 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 इधर होगा, और थोड़े में दूर दूर होंगे, फिर कहीं पे पास 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 बहुत सारा होगा, फिर दूर दूर होंगे, फिर पास पास होगा, फिर दूर दूर होगा। अच्छा, चलो देखो, पास और दूर ये वेव पार्टिकल क्यों हो रहा है? मान लो, मान लो जरा प्रेम से समझना, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेनिस बॉल ही रख दो, तो ये पार्टिकल पहला बॉल जाएगा, दूसरे वाले को हिट करेगा, दूसरा जाएगा, तीसरे को हिट करेगा, तीसरा जाएगा, चौथे को हिट करेगा, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, अब क्या होने लगा? अब ये वाला जो पार्टिकल है वो पीछे की तरफ आ रहा होगा, और इधर वाले यहाँ पे इन दोनों जो रेयर फ्रैक्शन जोन है, यहाँ पे सभी पार्टिकल एक दूसरे से अवे की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल बहुत चिल है, बहुत रेयर फ्रैक्शन है, बहुत आराम से रह रहे हैं, और कंप्रेशन, तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन जोन बन रहा है। अब जरा मोशन ऑफ पार्टिकल देखो, कोई भी पार्टिकल देखो, उसका मोशन किधर है? आगे पीछे टू एंड फ्रो देख रहा, और एनर्जी प्रोपोगेशन या वेव का प्रोपोगेशन भी इधर ही डायरेक्शन में है। यानी कि पार्टिकल का ऑसिलेशन एंड वेव प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में है। तो इस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। ये सभी जो पॉइंट्स है अपने पास जहां पर वेव पार्टिकल पास पास हैं, इन सभी को कंप्रेशन बोला गया, कंप्रेशन। और वो सभी पॉइंट जहां पर वेव पार्टिकल दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, उसको रेयर फ्रैक्शन बोला गया। ठीक है, अच्छा, तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अच्छा, तो चलो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन लिखते हैं। सो दीज आर द वेव, these are the wave in which the motion of medium particle is in same direction. Motion of medium particle, मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, या ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल भी लिख सकते हैं। तो मोशन की जगह पे हम लोग ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं, मोशन या ऑसिलेशन, मोशन या ऑसिलेशन of medium particle is in the same or it is in along the same direction of wave propagation, wave propagation। ठीक है, अच्छा, जो ऊपर वाला वेव पार्टिकल है बेटा, जो स्ट्रिंग वेव या ट्रांसवर्स वेव देखा, तो यहां पर देखो, ये लाइन को अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं, है ना, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या दे रहा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दे रहा, और ये अपने पास डिस्टेंस एंड टाइम का फंक्शन आएगा, कि टाइम और डिस्टेंस दोनों के हिसाब से अभी इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा होगा। बट अगर यहां पर देखो तो इसका पार्टिकल का तो इधर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, 90 डिग्री, इसी को 90 डिग्री रोटेट करा कर रखें और इस वाले को डिस्प्लेसमेंट को वापस से लिखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा सेम। तो आइदर साइन या फिर कॉस के फंक्शन में हम लोग इसको रख लेते हैं। चलो साइन के फंक्शन में भी रख लिया जाए, साइन के फंक्शन में ही रख लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो मोशन पार्टिकल था उसको हम लोगों ने उठाया है, 90 डिग्री से टर्न कर दिया है। ये अपने पास टाइम एक्सेस आ जाएगा और ये अपने पास एम्पलीट्यूड या फिर वाई आया, है ना, जिसमें हम लोग बाद में एम्पलीट्यूड रखेंगे। नेक्स्ट इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव, चलो क्या है हम लोग देखते हैं। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो तीन है मैकेनिकल वेव के लिए। कौन कौन सा, पहला है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी जिसको एफ से डिनोट करते हैं। और तीसरा है वेलोसिटी जिसको वी डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेव। अच्छा, जरा ध्यान से देखना और समझना। मान लो ये जो धागा था जिसको हम लोग ऊपर नीचे करने वाले हैं और वेव जनरेट होने वाला है, तो ये मेरे हाथ में ना बेटा, तो मैं चाहूं तो इसको यूं भी इतना छोटू सा वेव भी जनरेट कर सकता हूं और मैं चाहूं तो इतना बड़ा सा वेव भी जनरेट कर सकता हूं। ये तो मेरे हाथ में है ना, मतलब ये किसके हाथ में, ये सोर्स के हाथ में। ठीक है, तो ये सोर्स के हाथ में है, यानी एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड कर रहा है, सोर्स डिसाइड कर रहा है। दूसरा, इसको कितना तेजी से ऊपर नीचे करना है ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा ना। हो सकता है तो मेरा मूड में बहुत थका हूं, मैं आराम 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 से कर रहा हूँ, या मैंने बहुत ज्यादा बॉर्नविटा पी कर गया हूं मैं, तो ये भाई साहब वो बहुत ज्यादा वेव को तेजी से कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कौन डिसाइड कर रहा, मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो दोनों पैरामीटर हैं कौन कौन से, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड frequency, frequency depends on the source, depends on the source, है ना, या कई बार बोला जा सकता वेव सोर्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का बात किया तो फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम पीरियड भी आ जाएगा, ओमेगा भी आ जाएगा। तो क्या क्या डिपेंड कर रहा है, अगर वेव सोर्स पे दिखाए दिया, वेव सोर्स पे बोला जाए तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बोला जा सकता है। अब फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड भी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। वेलोसिटी ऑफ वेव, ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है हम लोगों ने जैसे कि आपका एग्जांपल समझने के लिए देखा होगा, एयर में बात कर रहे हैं और स्ट्रिंग से जाता हुआ बात हो रहा है, या फिर कोई रॉड में आप धक्का दिए वहां से साउंड जा रहा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा। यानी वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, पहला क्या था, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता क्या है, चलो इसको और अच्छे से थोड़ा हम लोग समझते हैं। मान लो, मान लो अपने पास ये है और ये भी चलो ले ही लेते हैं। हम लोग अपने पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं, अपने पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल को मान लो वो स्ट्रिंग को मैंने कितना ऊपर ले गया
और उसके बाद उसको जर्क दिया, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है। तो मान लो ये मेरा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ही पार्टिकल ऊपर नीचे करने वाला है। तो जो सपोज मैंने यहां से ले जाकर पहला वेव का पल्स जनरेट करा, तो ये कुछ ऐसा मैंने जनरेट करा है। कुछ ऐसा जनरेट करा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, और थोड़ा सा इसको समझा जाए, इसको थोड़ा बेहतरीन और बनाते हैं, एम्पलीट्यूड समझा जाए तो ये है अपने पास। देख बेटा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है पार्टिकल का, उसी को तो हम लोगों ने क्या बोला, एम्पलीट्यूड बोला। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल, maximum displacement of medium particle from mean position, from mean position, from mean position। जनरली या आइडियल केसेस के लिए ए को कांस्टेंट रखते हैं, जनरली हम लोग ए को कांस्टेंट मानते हैं। जो एनर्जी प्रोपोगेट हो रहा है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी, एनर्जी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ेंगे। आप भी ये जानेंगे कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ वेव, ऑफ वेव पे। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि कई बार क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड कम हुआ है, यहां पर एम्पलीट्यूड कम हुआ है, यहां एम्पलीट्यूड कम हुआ है, एम्पलीट्यूड कम है बट अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम लोगों से बोला जाए कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या है, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर डिफाइन किया जाए, सो इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन of medium particle per second, of medium particle, of medium particle, particle per second, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मीडियम पार्टिकल पर सेकेंड। इसको या पर यूनिट टाइम भी कई बार बोला जाता है, इसका यूनिट क्या है, हर्ज है, इसका यूनिट है हर्ज। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ वेव, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ वेव। ठीक है, लाइन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, मान लो, मान लो अपने पास कोई सरफेस है, सरफेस है, यहां पर वेव आया, वेव आया, टकराया, तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ होगा, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ होगा, कुछ ट्रांसमिट हुआ होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, जो है अपने पास ट्रांसमिटेड पार्ट, ये रिफ्लेक्टेड, और कुछ एब्जॉर्ब भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये है अपने पास रिफ्लेक्टेड वेव, ये है अपने पास ट्रांसमिटेड वेव, और ये है एब्जॉर्ब्ड वेव। ठीक है, ये सारे वेव में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव will not change, frequency of wave never changes, never changes, although एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव में चेंज, एम्पलीट्यूड ऑफ
wave may change, may change, हो सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव चेंज हो जाए, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तो चेंज नहीं होगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तब भी। नेक्स्ट था वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो इसको कई बार वी डब्ल्यू लिखा होगा, कई बुक में सी भी लिख दिया जाता है, बट सी जनरली स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम लोग रखते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं वी डब्ल्यू ही लिख रहा हूं। ठीक है, कई बुक में सी भी लिख दिया जाता है। तो अब स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? ये स्पीड है, स्पीड विथ विथ विच द एनर्जी, स्पीड with which energy is transferred, energy is transferred through, energy is transferred through the medium। ये वो स्पीड है जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, जो वेलोसिटी ऑफ वेव है या स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स मेनली ऑन, डिपेंड्स mainly on depends on the physical property of, physical property of the physical property of medium only, only। ठीक है, अगर देखो बेटा ये एक वेव है मान लो, तो इस वेव को यहां से यहां तक आने में एक टाइम पीरियड है, ये है वेव का एक टाइम पीरियड, यहां से यहां तक ये है एक वेवलेंथ। ठीक है, अगर अपने को वेव का स्पीड दिखाना है कि किस स्पीड से ये वेव या ये एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रहा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। और 1 बाई टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के भी बराबर हो सकता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकता है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब अगर कोई वेव जिसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। तो ऐसा वेव, अ वेव, वेव, अ वेव which has, which has constant, which has constant क्या क्या? एम्पलीट्यूड, 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 फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी is called, is called plane progressive wave। अच्छा, next, in a plane progressive wave, if the medium particle, if the medium particle in plane progressive wave, if the medium particle executes, executes SHM, simple harmonic motion, execute SHM, then it is called, called, then it is called simple harmonic, simple harmonic wave, SHW।
नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस phi and path difference, and path difference, phase difference and path difference. ठीक है, पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। जरा आराम से इसको समझते हैं हम लोग। मान लो बेटा ये अपने पास एक लंबा वेव, चलो ड्रॉ करते हैं, है ना। चलो मान लो कोई अपने पास दो पॉइंट है, ठीक है। तो सपोज अपने पास एक पॉइंट यहां पे है, मान लिया ये पॉइंट एक यहां पे फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट किसी पे यहां पर है, ये सेकंड पॉइंट। ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ वेव है VW। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, यही अपने पास क्या है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस को हम लोगों ने डेल्टा से डिनोट करा। मान लो अगर मैं बोलूं बेटा कि मुझे बताओ आप इसका टाइम कितना लगा होगा, यहां से यहां तक पार्टिकल का, या यहां से यहां जो एनर्जी आया है ना, उसमें टाइम कितना लगा होगा। तो अगर अपने पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम को क्या बोल डिस्टेंस सकते अपॉन हैं? बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा, तो हम लोग अगर बोले अच्छा एक बात बताओ, आपने बता तो दिया बहुत अच्छा कि यहां से यहां तक इतना टाइम लगा, इसमें फेज का डिफरेंस कितना हुआ होगा। फेज डिफरेंस दो चीजें होंगी बेटा, एक पाथ डिफरेंस, एक फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब क्या, एंगल कितना शिफ्ट है। जैसे ये इसके जगह मैंने यहां पे रख दिया, तो अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कोई डिफरेंस आया, फेज का डिफरेंस आया, है ना। अगर मैं इसको यहां पे रख देता और इसको मैं एक्स और वाई दे दूं, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ये। तो हर बार तो जरूरी नहीं है कि अपने को 90 डिग्री पता हो, 180 डिग्री पता हो। तो 1 और 2 के बीच में मान लो इन जनरल हम लोग बात करने वाले हैं कि इतना फेज डिफरेंस कितना होगा। तो देखो बेटा, हम लोगों को पता है क्या, अपने को ओमेगा पता होगा। तो फेज इज इक्वल टू थीटा, एंगल इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, ओमेगा इंटू टाइम बोल सकते हैं। अब टाइम की जगह पे क्या है, पाथ डिफरेंस, जिसको डेल्टा एक्स चलो लिख देता हूं, देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, ओमेगा इंटू डेल्टा एक्स अपॉन VW, अपॉन VW, या V डायरेक्टली लिख सकते हैं, अभी V ही लिख देता हूं, मान लेना वहां पे W है ही। अच्छा, अगर बेटा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना। तो 2 पाई इंटू W डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू V, 2 पाई इंटू V मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 पाई कर दिया डेल्टा एक्स। जरा याद करना बेटा, अपने को एक बात पता होगी क्या, कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, नहीं याद आ रहा सर, याद करो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और याद है सर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/f, तो यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाई या ओमेगा बाई 2 पाई किसके बराबर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग लिखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब वेलोसिटी ऑफ वेव को अभी अभी क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ वेव को चलो यहां लिख देता है। वेलोसिटी ऑफ वेव को हम लोग क्या लिखे थे, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिखे थे। तो v के जगह पे हम लोग क्या लिख दें, v के जगह पे हम लोग क्या लिख दें, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा एक्स। फ्रीक्वेंसी ने फ्रीक्वेंसी को मार दिया, तो फेज डिफरेंस कितना बन गया बेटा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये आया अपने काम का इक्वेशन। ये जो टर्म है बेटा,
इसको इधर लिखता जा रहा हूं। ये जो टर्म है अपने पास 2π/λ, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर या वेव नंबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइदर एंगुलर वेव नंबर या कभी कभी डायरेक्टली वेव नंबर भी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं के से। ठीक है, यानी सेम इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ चेंज इन पाथ डिफरेंस। समझ में आया क्या? तो अगर इसको रिटर्न फॉर्म में बोला जाए, जो अभी आप लिख लेना कि चेंज इन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू वेव नंबर टाइम्स ऑफ चेंज इन पाथ डिफरेंस, या चेंज इन फेज इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ चेंज इन पाथ या पाथ डिफरेंस। पूरा वापस समझा रहा हूं, देख बेटा, कोई भी पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 के बीच में हम लोगों ने क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस के फॉर्म में फेज डिफरेंस निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस निकालना। तो मान लो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। अगर इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ वेव की v या वी डब्ल्यू है, तो हम लोग टाइम को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन वी डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो लिख दिया यहां पर। अब डेल्टा फाई जो की चेंज इन फेज है या फेज डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा, ओमेगा टाइम्स टी के बराबर होगा। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, है ना, और टी को क्या लिख सकते हैं, तो टी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई वी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई वी लिख दिया। अब 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2π ओमेगा बाई 2π किसके बराबर आया, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आया। तो ऊपर कितना आया 2πf, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, लिख दिया। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास रिलेशन क्या बता, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। 2π/λ क्या है, ये है एंगुलर वेव नंबर हम लोग बोलते हैं, जो कि वेव पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वेवलेंथ डिपेंड करेगा वेव पे। तो k इज इक्वल टू 2π/λ, यानी कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, k टाइम्स डेल्टा एक्स। k की वैल्यू क्या है 2π/λ, जिसको हम लोग एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं। तो चेंज इन या फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग। if path difference, if path difference between two point in a wave is lambda by 6 या lambda by 3 लिख देते हैं, lambda by 3, then find phase difference then find phase difference। इसका आंसर बहुत ही आसान है, हम लोग देखें अभी डेल्टा फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2π/λ जो कि k है, इंटू λ/3। तो ये लैम्डा लैम्डा कट गया, 2π/3 120 डिग्री आया। अच्छा, मान लो अगर मैं λ/2 बोलता, तो पाथ λ/2 अगर मैं बोलता, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाता, पाई आ जाता, चेक कर लो। अब एक चीज बता रहा हूं बेटा, देखो, मान लो अपना वेव ये है, ठीक है, तो अगर इसमें अपने को दिखाना हो कि फेज डिफरेंस पाई, तो कहां पे है, एक पार्टिकल, ये दो पार्टिकल, मतलब यहां की यहां का पार्टिकल का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस पाई है। अगर मैं ये पार्टिकल 1 ये पार्टिकल 2, ठीक है, मतलब जब तक पार्टिकल के पास, जब तक एक वाले सबसे पहले किसको एनर्जी मिला होगा, 1 को मिला होगा, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ है किसको, 2 को मिला है, तो 1 वाला जो पार्टिकल है अपना, वो क्या कर रहा, लीड कर रहा, कितने से, पाई से लीड कर रहा। इसको और हम लोग बाद में भी समझेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि बेटा दूसरा वाला जो पार्टिकल है, वो मान लो या थर्ड पार्टिकल यहां पर है, तो थर्ड और फर्स्ट के बीच में या सेकंड और थर्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना का होगा, तो यहां पर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 या 90 डिग्री का। अगर वेवलेंथ का या पाथ डिफरेंस बोलूं तो कितने के बराबर होगा, λ/4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब जगह तो कॉमन बात है, बट अगर कोई तीसरा पॉइंट आ जाए जहां पर हम लोग नहीं बता सकते, इसके लिए ये रिलेशन है कि डेल्टा फाई
इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा x के बराबर। इसके लिए ये रिलेशन है, ठीक है।